इसराइल और हमास की लड़ाई में जो तीसरी फोर्स है वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इस लड़ाई में हमास के साथ है और उसे ईरान का समर्थन भी हासिल है। हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति और सत्ता का अहम भागीदार है। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को इसराइल ने भारी बमबारी में बेरूत में मार गिराया। आज हम बात हसन नसरल्लाह की करेंगे। आखिर ये शख्स ईरान, लेबनान और इसराइल के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हसन नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त साल 1960 को लेबनान के गरीब शिया परिवार में हुआ। हसन नसरल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत के शारशाबुक इलाके में रहते थे और फल सब्जी बेचकर परिवार चलाते थे। नसरल्लाह की शुरुआती पढ़ाई लेबनान की राजधानी बेरूत के एक ईसाई इलाके में हुई। हसन नसरल्लाह जब सिर्फ 5 साल का था तब लेबनान में गृहयुद्ध शुरू हुआ। यह एक भयानक युद्ध था जो भूमध्य सागर के इस छोटे से देश में अगले 15 साल तक चला। इस युद्ध में लेबनान के लोग धर्म और नस्ल के आधार पर एक दूसरे से लड़ते रहे। इस दौरान ईसाई और सुन्नी मिलिशिया समूहों पर आरोप लगा कि वह विदेशों से मदद हासिल करते हैं। युद्ध की वजह से हसन नसरल्लाह के पिता ने बेरूत छोड़कर दक्षिणी लेबनान में अपने पैतृक गांव वापस जाने का फैसला किया। उनके गांव में शिया बहुसंख्यक थे। बाद में हसन नसरल्लाह को लोगों ने आगे की पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1976 में नसरल्लाह इस्लाम की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ शहर चला गया। वहां उसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में होती थी। वह ईरान के क्रांतिकारी नेता आयतुल्लाह खुमैनी से काफी प्रभावित था। हसन नसरुल्लाह 16 साल की उम्र में उस समय के सबसे महत्वपूर्ण लेबनानी शिया राजनीतिक सैनिक समूह का सदस्य बन गया, जिसका नाम था अल मूवमेंट। यह एक प्रभावी और सक्रिय समूह था जिसकी बुनियाद ईरानी मूसा सदर ने रखी थी। हसन नसरल्लाह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बहुत प्रभावित था। इमाम सैयद मूसा सदर ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। लेबनान में इसे अमल नाम से जाना गया। दरअसल 1974 आते आते लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ गया था। शिया, सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में अमल को शियाओं के अधिकारों की अगुवाई करने के लिए जाना गया। नसरल्लाह को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकालने का आदेश दे दिया। साल 1978 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया था। इसके बाद नसरल्लाह और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। लेबनान लौटने के बाद नसरल्लाह और मुसावी ने लेबनान के गृहयुद्ध में हिस्सा लिया। नसरल्लाह अब्बास मुसावी के पैतृक शहर गया, जहां की अधिकतर आबादी शिया थी। इस वक्त नसरल्लाह और लेबनान के शिया संगठन अमल के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। नसरल्लाह का मानना था कि अमल को इजराइल के खिलाफ काम करने तक सीमित रहना चाहिए, जबकि उस वक्त अमल का नेतृत्व कर रहे नबीह बेरी का मानना था कि उन्हें लेबनान की राजनीति में शामिल होना चाहिए। हसन नसरल्लाह की लेबनान वापसी के 1 साल बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और रूहेला खुमैनी को सत्ता मिली। इसके बाद लेबनान के शिया समुदाय को ईरान का समर्थन मिला। हसन नसरल्लाह ने बाद में तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात की और खुमैनी ने उन्हें लेबनान में अपना प्रतिनिधि बना दिया। इसके बाद मुसावी और नसरल्लाह ने साल 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया। तब नसरल्लाह की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर छुपकर हमले करते थे। सैन्य हमलों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदाइन हमले भी शुरू कर दिए। लेबनान वापसी पर नसरल्लाह और अब्बास मुसवी के बीच महत्वपूर्ण विवाद शुरू हो गया। उस समय मुसवी सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद के समर्थक थे, लेकिन नसरल्लाह ने जोर दिया कि हिजबुल्लाह का ध्यान अमेरिका और इजरायली सैनिकों पर ही केंद्रित रहना चाहिए। हिजबुल्लाह में नसरल्लाह के समर्थकों की संख्या कम होती गई। कुछ समय बाद उसे ईरान में हिजबुल्लाह का प्रतिनिधि बना दिया गया। उस जमाने में ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह पर ईरान का प्रभाव कम हो रहा है। यह तनाव इस हद तक बढ़ा कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल को हटाकर उसकी जगह सीरिया का समर्थन करने वाले अब्बास मुसवी को नया प्रमुख बनाया गया। सेक्रेटरी जनरल तुफैली को हटाए जाने के बाद हसन नसरल्लाह वापस आ गया और व्यवहारिक तौर पर हिजबुल्लाह का उप प्रमुख बन गया। हिजबुल्लाह ने नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें 75 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अप्रैल 1983 में लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका किया। इसमें 17 अमेरिकी और 30 लेबनानी नागरिकों की मौत हुई। इसके बाद अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया।
लेकिन एक साल बाद हिजबुल्लाह ने इसकी नई लोकेशन पर भी हमला किया। इस बीच बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना गया कि इन हमलों को उसका समर्थन हासिल था और इनमें उसका हाथ था। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हट गई। हालांकि उसने सीमा के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला जारी रखा। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके सैन डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बेरूत ले आए। इस दौरान एक यात्री को मार दिया गया, जबकि बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले इजराइल को 700 लेबनानी फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना को साल 1985 तक साउथ लेबनान के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्लाह उस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर था। अब्बास मुसवी को हिजबुल्लाह का जनरल सेक्रेटरी चुने जाने के एक साल से भी कम समय में इजरायली एजेंटों ने उसकी हत्या कर दी। उसी साल 1992 में इस ग्रुप का नेतृत्व हसन नसरल्लाह के हाथ में आ गया। हसन नसरल्लाह जब हिजबुल्लाह का प्रमुख बना तब उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। अब लेबनान का गृहयुद्ध खत्म हुए एक साल हो चुके थे। ताइफ समझौते के तहत, जिससे लेबनान का गृहयुद्ध समाप्त हुआ था, हिजबुल्लाह को अपने हथियार रखने की अनुमति दी गई थी। उस समय इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर रखा था और हिजबुल्लाह सशस्त्र आंदोलन चला रहा था। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को ईरान की आर्थिक मदद मिल रही थी और इस तरह हसन नसरल्लाह ने देश भर में स्कूल, अस्पताल और राहत केंद्र बनाए। इस कदम से हिजबुल्लाह को पूरे लेबनान का समर्थन भी मिला। साल 2000 में इजराइल ने लेबनान से पूरी तरह निकल जाने की घोषणा की। दरअसल लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर इजराइल का कब्जा था। हिजबुल्लाह ने इसे अपनी विजय के तौर पर मनाया और इसका पूरा श्रेय हसन नसरल्लाह को मिला। यह पहला मौका था जब इजराइल ने शांति समझौते के बिना किसी अरब देश की धरती को छोड़ा था। लेबनान से इजराइल की वापसी की वजह से हिजबुल्लाह ग्रुप के सशस्त्र बने रहने की कानूनी हैसियत खत्म हो गई और पश्चिमी देशों ने हिजबुल्लाह को हथियार डालने को कहा, लेकिन हसन नसरल्लाह इससे कभी सहमत नहीं हुआ। साल 2002 में हसन नसरल्लाह ने इजराइल के साथ वार्ता के दौरान कैदियों की अदला बदली का समझौता किया, जिसके दौरान 400 से अधिक फलस्तीनी, लेबनानी कैदियों और दूसरे अरब देशों के नागरिकों को रिहा किया गया। साल 2005 के गर्मी के मौसम में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए और एक सैनिक को मार दिया और 2 सैनिकों को बंदी बना लिया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया जो करीब 34-35 दिन तक चला। इस हमले में 1200 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए। इस युद्ध के बाद हसन नसरल्लाह की लोकप्रियता और बढ़ी। उसकी पहचान मुस्लिम देशों में ऐसे होने लगी जैसे वो इजराइल के खिलाफ लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम नेता था। साल 2007 में लेबनान में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था। तब सरकार ने तय किया कि हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और टेलीकम्युनिकेशन के मामले केवल सरकार के कंट्रोल में रहे। इस फैसले को न केवल हसन नसरुल्लाह ने कबूल नहीं किया, बल्कि थोड़े ही समय में उसके सशस्त्र समूह ने बेरूत पर कब्जा कर लिया। हसन नसरुल्लाह के इस कदम की पश्चिमी देशों ने तीखी आलोचना की, लेकिन राजनीतिक वार्ताओं के बाद हिजबुल्लाह लेबनानी कैबिनेट में अपनी शक्ति बढ़ाने और कैबिनेट के फैसलों में वीटो का अधिकार प्राप्त कर लिया। साल 2008 में लेबनानी संसद ने हिजबुल्लाह की सीटों की संख्या कम होने के बावजूद नसरुल्लाह वीटो का अधिकार बरकरार रखने में सफल रहा। उसी साल लेबनानी कैबिनेट ने हिजबुल्लाह को अपने हथियार रखने की इजाजत दी। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब हिजबुल्लाह ने खुलकर हमास का समर्थन किया। इन हमलों के करीब एक साल बाद इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को बेरूत में मार गिराया।